बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गया है। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय हम स्टार्ट करते हैं कि श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को 1907 ईस्वी में डुमराव गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि किसी भी लेखक का हम जीवन परिचय पढ़ने से पहले क्या देखते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनकी आरंभिक शिक्षा क्या थी, ठीक है, वो स्वभाव से कैसे थे और उन्होंने कितनी शिक्षाएं प्राप्त की थी। किसी भी राइटर का जीवन परिचय के लिए हम इतनी चीज़ों को पढ़ और ये भी देखते साथ साथ कि उनका साहित्य में स्थान क्या था, उन्होंने कितनी पुरस्कारें प्राप्त की थी और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो श्याम नारायण पांडे जी का भी हम उसी तरह से ठीक है पढ़ेंगे। तो इनका जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को 1907 ईस्वी में डुमराव गांव, जो कि कहाँ पड़ता है, आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म डुमराव गांव यानी जिला कौन सा था, आजमगढ़, और उनका स्टेट कौन सा था, उत्तर प्रदेश। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे ने संस्कृत अध्ययन के लिए काशी यानी बनारस आ गए। यानी आरंभिक शिक्षा होती है जो स्टार्टिंग से उन्होंने शिक्षा की यानी कि 8 तक। ठीक है, आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए कहाँ आ गए, बनारस आ गए और काशी विद्यापीठ के से वे साहित्याचार्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्होंने क्या किया, साहित्य का अध्ययन लिया। जो साहित्य का अध्ययन पूरी तरह से कर लेता है उसको किसकी उपाधि प्राप्त हो जाती है, साहित्याचार्य की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि साहित्याचार्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और स्वभाव से कैसे थे, बहुत ही सात्विक थे, हृदय से विनोदी थे। सात्विक यानी कि वे बहुत सत्य बोलते थे और उनका जो स्वभाव था बहुत विनोदी, बहुत विनम्र था। ठीक है, बहुत प्रेम पूर्वक सबसे बोलते थे और आत्मा से निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी आत्मा से निर्भीक थे। ठीक है, जो कोई गलती नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, उसकी आत्मा क्या होती है, शुद्ध होती है, वो आत्मा से नहीं डरता, निर्भय रहता है। ठीक है, तो पांडे जी भी कैसे थे, वैसे ही थे। तो स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में सौंदर्य, सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण था। इनका जो स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य यानी कि जिनके व्यक्तित्व में कोई बीमारी नहीं होती, मतलब कि ऐसा होता है कि कोई लोग आंतरिक रूप से बीमार होते हैं, जैसे कि उनका दिमाग अच्छा नहीं होता, वे क्या करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, अच्छी बातें नहीं करते, हमेशा बुरी बातें करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वे दिमागी तौर पे स्वस्थ नहीं है। ठीक है, वे बुरे लोग हैं। तो ये क्या थे, ये व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व से बहुत ही हष्ट पुष्ट, बहुत ही स्वस्थ थे। इनका व्यक्तित्व बिल्कुल भी खराब नहीं था, ये हमेशा सभी से अच्छे से प्रेम व्यवहार से बात करते थे। ठीक है, इनकी जो बातें थी उनमें सरलता का अनूठा मिश्रण था। ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे। मिश्रण यानी कि अनूठा मिश्रण यानी बहुत ही सरलता पूर्वक बोलते थे। ठीक है, उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण, उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी थे। उनके जो संस्कार थे वे द्विवेदी युगीन थे, यानी कि जैसे द्विवेदी युग के कवियों के रहते थे वैसे संस्कार इनके थे। और इनके दृष्टिकोण कैसी थी, उपयोगितावादी। और इनके जो भाव थे, ठीक है, भाव वे कैसे थे, मर्यादावादी थे और विस्तार थे, यानी कि इनका भाव जो कोई कमी नहीं था, इनके भाव में विस्तार हो रहा था। ठीक है, तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी से इनका हम देख लेते हैं कि श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को 1907 ईस्वी में डुमराव गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए बनारस आ गए। काशी विद्यापीठ से वे साहित्याचार्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी कि साहित्याचार्य बन गए। और स्वभाव से सात्विक, उनका स्वभाव कैसा था, सात्विक, हृदय कैसा था, विनोदी यानी प्रेमपूर्ण, और आत्मा से निर्भीक थे, यानी कि आत्मा से बिना डरने वाले थे। जो कोई गलती नहीं करता ना, वो आत्मा से नहीं डरता है। और स्वभाव वाले पांडे जी स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, इनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही स्वस्थ था। ठीक है, इनके व्यक्तित्व में कोई भी कमजोरी नहीं थी और सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण था। ये जो थे हमेशा सत्य बोलते थे, इनकी बातों में सरलता का मिश्रण दिखता था। और इनके जो संस्कार थे ये द्विवेदी युगीन थे और दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव जो थे इनके मर्यादावादी थे। यदि आप, मुझे लगता है कितना में तो आपको समझ में आ गया होगा।
और देखते हैं फिर आगे कि लगभग 2 दशकों से ऊपर, दशक किसे कहते हैं, यानी कि 10 सालों के एक समूह को हम 10 दशक बोलते हैं। ठीक है, शताब्दी यानी 100 साल हो जाता है तो उसे हम एक शताब्दी बोलते हैं। ओके, तो दशक, लगभग 2 दशक यानी कि 20 साल से ऊपर। ठीक है, तो लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पे अत्यंत लोकप्रिय रहे। जहाँ पे हिंदी सम्मेलन होता था वहाँ पे ये बहुत ही लोकप्रिय रहते थे, यानी कि लोगों के दिल में इनके प्रति प्रेम बना रहता था। इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा में को खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन्होंने आधुनिक युग यानी कि जो चल रहा है इस युग को हम साहित्यिक की भाषा में आधुनिक युग बोलेंगे। ठीक है, इसमें वीर काव्य की परंपरा की खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित किया, यानी कि सम्मानित किया। ओके, तो पांडे जी का देहांत वर्ष 1991 ईस्वी में डुमराव गांव में हुआ था। इनका जहाँ पे जन्म हुआ था वहीं पे इनका मृत्यु भी हो गया था। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में डुमराव गांव में हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका मृत्यु 1991 ईस्वी को हुआ था। यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो 1907 से 1991 तक। ठीक है, 1907 से 1991 तक। और इनका हम देखेंगे साहित्यिक परिचय, यानी कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया था। यानी कि साहित्यिक परिचय वही होता है कि इन्होंने साहित्य को कितना आगे बढ़ाया, साहित्य के क्षेत्र में कितने आगे गए, वही सब साहित्यिक परिचय में पढ़ना होता है। तो श्याम नारायण पांडे जी आधुनिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक थे। ओके, तो जो श्याम नारायण पांडे जी थे वो आधुनिक काव्य धारा के प्रमुख वीर कवियों में से एक थे। वीर काव्य को इन्होंने अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया। जैसे वीर होता है, वीर यानी कि वीरों की बड़ाई। ओके, तो उसमें क्या होते हैं, वीर काव्य जो होता है उसमें हमेशा वीरता की बातें की जाती है, वीरता की बातें उस कविताओं में लिखी जाती है। तो श्याम नारायण पांडे जी जो थे वे वीर रस के बहुत बड़े कवि थे। ओके, तो वीर काव्य को इन्होंने अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने काव्य का आधार बनाकर इन्होंने पाठकों पर गहरी छाप छोड़ दी। ठीक है, जो पढ़ता था, जैसे कि वीर रस की कोई भी कविताएं होती है, यदि आप पढ़ोगे तो आपके मन में भी वीरता जागृत होगी। ठीक है, आप उत्साहित होगे वो चीज़ करने के लिए। अब देखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो श्याम नारायण पांडे ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना की थी, जिनमें से एक था हल्दी घाटी, जो कि कक्षा 10 में ये हल्दी घाटी वाली जो काव्य है ये बहुत विस्तृत में दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना है और साथ साथ आपको श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय भी पूछेगा तो उसको भी आपको पढ़ना है। तो श्याम नारायण पांडे जी का 4 उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना की थी, जिनमें से हल्दी घाटी उन्होंने किस वर्ष में किया था, 1937 से 1939 में, और जौहर 1939 से 1944 को, जिसको अत्यधिक प्रसिद्धि मिली थी। हल्दी घाटी में वीर राणा प्रताप के जीवन में और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी यानी कि रानी पद्मावती, उनकी आख्यान पांडे जी की रचनाएं हैं। इन्होंने तुमुल 1948 ईस्वी में, रूपांतर भी 1948 ईस्वी में ही लिखी थी, और आरती 1945 से 46 में, और जय हनुमान 1956 में लिखा था। ठीक है, तो क्या था, तुमुल त्रेता के 2 वीर, जो तुमुल इन्होंने खंड काव्य लिखा था वे त्रेता युग के 2 वीर, जिसमें से कौन है, लक्ष्मण, और तुमुल में लक्ष्मण और मेघनाद का वर्णन किया गया है। ठीक है, खंड काव्य है जो कि बनारस जिले में और संत रविदास जिले में ऐसे करके किसी जिले में पूछता है। ठीक है, तो जो तुमुल है ये एक खंड काव्य है जिसको आपको 10वीं कक्षा में पढ़ना है। तो ये भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि जब माधव और रिमझिम ये भी इन्होंने लिखा है। आंसू के कण, गोरावध उनकी प्रारंभिक लघु कृतियाँ हैं, यानी कि इन्होंने बहुत छोटे, मतलब होता है ना कि बहुत छोटे संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, तो वैसे ही इन्होंने बहुत संक्षिप्त में लिखा है। और इनकी भाषा शैली देखेंगे तो जो श्याम नारायण पांडे ने अपनी काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया है,
श्याम नारायण पांडे वीर रस के सुविख्यात हिंदी के कवि थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो श्याम नारायण पांडे थे, इनकी कविताओं में वीर रस की झलक दिखती है, यानी कि इन्होंने अपनी कविताओं में वीरता का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इस कारण हम इन्हें वीर रस के कवि के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध है, सुविख्यात यानी प्रसिद्ध है। उनके काव्यों में वीर रस के साथ साथ करुण रस की भी गंभीर स्थान है। ठीक है, इन्होंने अपनी कविताओं में वीर रस के साथ साथ करुण रस का भी गंभीर स्थान है। करुण यानी कि जहाँ पे शोक होता है, जहाँ पे शोक होता है वहाँ पे करुण रस होता है। पांडे जी ने काव्य में गीतात्मक शैली के साथ साथ मुक्त छंद का भी प्रयोग किया है। भाषा में सरलता और सहजता इस स्तर पे है कि उनकी संपूर्ण काव्य के पाठन में चित्रात्मक शैली के गुण दिखाई पड़ते हैं। इनकी भाषा में जो है बहुत ही अधिक सरलता, सहजता इस स्तर पे है कि इनके संपूर्ण यानी कि पूरे काव्य में पाठन में चित्रात्मक शैली के गुण दिखाई देते हैं। आप यानी कि आप यदि इनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी आंखों के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं देख रही हूँ, साक्षात बैठ के मैं देख पा रही हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा इनके काव्यों में झलक दिखाई देता है। और देखेंगे कि इनका हिंदी में स्थान क्या था। श्याम नारायण पांडे जी साहित्य में महान कवियों में से एक थे। जो श्याम नारायण पांडे जी थे वे हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में बहुत ही महान महान कवि हैं जो कि ऐसे ऐसे रचनाएं लिखे हैं जिससे हम अपने इतिहास को जान पाते हैं, अपने इतिहास के बारे में देख पाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इतिहास को आधार बनाकर महाकाव्यों की रचना की। इन्होंने अपने इतिहास का आधार बनाया। आधार यानी कि बेस। ठीक है, कोई घर बनता है तो उसका जो नींव होता है उसे हम बेस बोलते हैं। तो इन्होंने यानी कि जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं उसका भी तो कोई नींव होगा ना। तो इन्होंने उसको अपने हिंदी इतिहास को आधार बनाया और महाकाव्यों की रचना की, जो कि हिंदी साहित्य में सराहनीय है, सराहनीय प्रयास रहा है। यानी कि सराहनीय का मतलब होता है बहुत ही बड़ाई। ठीक है, बहुत ही बड़ाई, ऐसी भाषा में समझे तो बहुत ही सराहनीय यानी कि बहुत ही सराहना करने वाली इनकी प्रयास रही है। ठीक है, द्विवेदी युग के इस रचनाकार को वीर ग्रंथात्मक काव्य सृजन के लिए हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। यानी कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो इनको स्थान प्राप्त है इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब इनकी हम रचना संग्रह को देखेंगे। इनका रचना संग्रह है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती। आप ऐसे याद कर सकते हो कि हल्दी घाटी जो था तो आपकी 10वीं कक्षा में है और आपको पढ़ना भी अच्छे से, और तुमुल भी आपकी 10वीं कक्षा में है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए कि जो हल्दी घाटी था, जौहर था, तुमुल था, रूपांतर था और आरती था, ये सभी श्याम नारायण पांडे जी की रचनाएँ हैं। ठीक है, ये सभी श्याम नारायण पांडे जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। जय पराजय, गौरावध, परशुराम, जय हनुमान, शिवाजी। शिवाजी यानी कि वीर शिवाजी के बारे में एक महाकाव्य इन्होंने लिखा। जय हनुमान यानी कि इन्होंने हनुमान जी के बारे में लिखा। परशुराम यानी कि परशुराम जी के बारे में लिखा, और इन्होंने गौरा के वध के बारे में भी लिखा है। ये इनकी प्रमुख महाकृतियाँ थी। अब एक बार से इनका फिर से हम जन्म और देख लेंगे, जन्म और मृत्यु। इनका जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुआ था 1991 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये आपको भूलना नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1991 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? डुमराव गाँव में इनका जन्म और मृत्यु दोनों हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने कहाँ गए? इन्होंने काशी विद्यापीठ से भी अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपको याद करना है, आपको भूलना नहीं है। आपको न समझ में आए तो वीडियो आप बार बार से दोहरा कर देख सकते हैं।